नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए सबसे जरूरी है ये समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए चुनकर खिलाते हैं 3 ऐसी खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, सुरक्षा और आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद भी है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी दें, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। तो 3 बजे की 3 कौन सी वो खबरें हैं जो हम आपको बताएंगे। चलिए आपको सबसे पहले ये समझा देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल पर। देश की सियासत में आज माहौल गर्म है। एक तरफ एनडीए के विपक्ष के खिलाफ जोरदार हल्ला बोले हुए नजर आ रहे हैं। महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे पर टकराव है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष को घेर रहा है तो विपक्ष भी पलटवार में पीछे नहीं है। दूसरी तरफ बाबा का मिशन बंगाल चल रहा है, जिनसे चुनावी पारा और ज्यादा बढ़ गया है। बंगाल की जमीन पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। बाबा के दौरे ने साफ कर दिया है कि अब लड़ाई सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि प्रभाव और पकड़ की है। और इन सब के बीच में एक सवाल गूंज रहा है, आखिर कहां है निदा खान? पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है, लेकिन अब भी निदा खान पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इन्हीं खबरों पर करेंगे हम बात और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये खबर किस तरीके से आपसे जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं महिला बिल पर। महिला बिल पर विपक्ष के खिलाफ हल्ला बोल शुरू हो गया है। महिला बिल पर विपक्ष के खिलाफ एनडीए सांसद उनके क्षेत्र में जाकर के, यानी विपक्षी सांसदों के क्षेत्र में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीए का ये हल्ला बोल है। महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर यह प्रदर्शन हो रहा है। एनडीए का विपक्ष पर आरोप है कि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को अटका दिया है। बीजेपी ने विपक्ष को महिला विरोधी बता दिया है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पारित न होने के बाद एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ तीखा तमाम सांसद हैं वो महिला विरोधी ऑपोजिशन को लेकर के नारेबाजी जो है वो कर रही है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों को भारत की महिलाओं का गुस्सा झेलना पड़ेगा। मैंने तो कल ही बता दिया, ये काला दाग कांग्रेस और उनके साथियों के ऊपर लग गया है, वो जिंदगी भर साफ नहीं कर पाएगा। इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबली में जगह देना, इसमें क्या आपत्ति हो सकते थे? बहाना मार करके इतना महत्वपूर्ण बिल को गिराया, ये तो मैं मानता हूं कि देश के लिए भी एक काला दिवस रहा है और ये काला दाग कांग्रेस और उनके सारे साथी हैं उन पर लग गया है, जो मिटा नहीं पाएगा। हमने अगर उत्साह मनाया है कि हमने लोकतंत्र बचाया है, क्योंकि इनका जो षड्यंत्र था वो एकदम अलग था। उसका मैंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है कि इनकी क्या योजना थी। तो हमने डिलिमिटेशन पे इनकी जो साजिश थी उसको डिफीट किया। पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहां तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये लाए हैं और जो साजिश ये करना चाहते हैं हमारे लोकतंत्र को, हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने का, उसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। तो आपको बता दें कि लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़े बिल संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर वोटिंग कराई गई थी। इससे पहले महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर लंबी बहस चली और विपक्ष की ओर से इन बिलों को लगातार विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से इस बिल का समर्थन करने की अपील तक की थी। हालांकि महिला आरक्षण से जुड़ा बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया और बिल को लेकर सरकार को विपक्ष का साथ नहीं मिल पाया। इस बिल के पास न होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक नेताओं ने विपक्ष की आलोचना की और जिसके बाद अब जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है, जिसकी प्रदर्शन की तस्वीरें आप टीवी पर देख रहे हैं। दिल्ली से लेकर के लखनऊ, कानपुर, सिक्किम तक हर जगह ये विरोध प्रदर्शन इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि विपक्ष ने सरकार का साथ उस मुद्दे पर नहीं दिया जिसकी वजह से महिलाओं को उनका हक मिल सकता था। महिला बिल पर अब ये प्रदर्शन की तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और साथ ही दिल्ली के जो सांसद हैं
वो भी उसमें मौजूद हैं। लखनऊ में सड़कों पर उतर करके एनडीए के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और विपक्षी सांसदों का जो लोकसभा क्षेत्र है खासतौर पर ये प्रदर्शन वहां पर हो रहे हैं। कानपुर और सिक्किम से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। अब हमारे साथ हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, इस पूरे मामले की अगर मैं बात करूं तो विरोध तो लगातार हो रहा है, लेकिन क्या इसमें लोग भी शरीक हो रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि कल से जैसे ये खबर आई कि लोकसभा में यह बिल गिर गया है, तभी से महिलाओं की लगातार नाराजगी सोशल मीडिया के माध्यम से निकल कर आ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन है और उसने भी प्रचार प्रसार कर दिया कि कहीं ना कहीं विपक्ष की वजह से यह बिल गिर गया और महिलाओं में काफी आक्रोश देखा गया। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है, क्या कहेंगी विपक्ष की वजह से यह बिल गिर गया। उस बारे में आपका क्या कहना प्रसाद? जिस प्रकार मोदी सरकार ने इस बिल को पास किया था, उससे तो लगता था कि मतलब चलो महिलाओं को सपोर्ट मिल रहा है आगे। ऐसे तो बोलते हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने की क्या आप लोगों ने इतना किया। आगे चलकर इस चीज का परिणाम आपको जरूर चुनाव में देखने को मिलेगा। बस हम इतना ही कहना चाह रहे हैं। जी, आप देख सकती है कि खासतौर पर महिलाओं का कहना है कि जो उनकी नाराजगी है वो कहीं ना कहीं चुनाव में देखने को मिलेगी। तो ये चुनावों में जरूर नाराजगी देखने को मिलेगी पुष्पेंद्र, लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी भी जमकर के नाराजगी लोगों में देखने को मिल रही है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। कानपुर से लेकर के लखनऊ तक, सिक्किम तक की तस्वीरें लगातार हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8:30 बजे देश की जनता को संबोधित भी करने वाले हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे वो। जी बिल्कुल, बता दें खासतौर पर महिलाओं में बड़ी नाराजगी देखी जा रही है और अब एक चीज और देखी गई, जितने भी लोकसभा सांसद है वो अपनी अपनी लोकसभा की सीटों पर जाकर इस चीज का प्रचार प्रसार भी करेंगे कि किस प्रकार से वह एक अच्छा सदन में बिल ला रहे थे, जिससे आगे चल के सब लोग महिलाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को जो मौका देने की बात थी वह सरकार की तरफ से लाया जा रहा था। निश्चित तौर पर जब 33% महिलाएं सदन में पहुंचती तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं के हित की बात रखते, हित की बात रखते और उससे कहीं ना कहीं महिलाओं को बड़ा फायदा पहुंचता। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका रही इस पूरे मुद्दे में, विपक्ष ने हालांकि ये कहा कि हम बिल के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जो 856 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा था उसके खिलाफ थे, क्योंकि अगर उनका कहना है कि अगर बिल पास होगा वो बिल से नाराजगी नहीं है, लेकिन जो सरकार की मंशा है कि इसको सीटों में बड़ा तब्दील कर दिया जाए, भविष्य में 556 से बढ़ाकर 800 कुछ सीटें कर दी जाए, उससे विपक्ष की नाराजगी है। लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज गया है कि विपक्ष ने जो अपनी भूमिका है वो अच्छे तरीके से नहीं निभाई और महिलाओं के लिए एक अच्छा बिल आ रहा था उसे कहीं ना कहीं रोक दिया गया है और अवरोध पैदा हुआ। इसका कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर विपक्ष को नुकसान जरूर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक तस्वीर हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो कल रात की है कि किस तरीके से जो महिला सांसद है एनडीए की वो विरोध करते हुए इस बात का नजर आई है कि विपक्ष की वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया है। इसके पहले भी एक तस्वीर आपको याद होगी 2023 में जब मार्च में एक स्पेशल सेशन 5 दिन का बुलाया गया था, उस दौरान निकल करके सामने आई थी और महिला सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बड़े चाव से फोटो खिंचवा रही थी और धन्यवाद प्रेषित भी कर रही थी। लेकिन इन सब के बीच में जो ये दो तस्वीरें हैं वो अलग तरीके से तस्वीरें बयां भी करती हैं कि एक वो दिन था 2023 का जब बीजेपी पूरी तरीके से बहुमत में हुआ करती थी और अपने बिल पास करवा लेती थी, लेकिन 11 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब एक बिल वो पास नहीं करवा पाए हैं और इसका परिणाम भी उन्हें भुगतना होगा। ये लोगों की तरफ से तो कहा ही जा रहा है, सांसदों की तरफ से भी तमाम प्रतिक्रियाएं पुष्पेंद्र कुछ ऐसी ही हैं। कल से हम जो सोशल मीडिया के पोस्ट देख रहे हैं, बड़ी बड़ी महिलाएं हैं, बड़ी बड़ी जो पदों पर रह चुकी बड़ी बड़ी आईएएस अधिकारी है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जो एक बिल लाया जा रहा था वो आगे चल के इसके दूरदर्शी परिणाम बहुत अच्छे निकल कर आते और महिलाओं को जो रोका जा रहा है विपक्ष की भूमिका पर वही सदैव भी कई प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई अच्छा खासा बिल आता है और कहीं ना कहीं विपक्ष उसमें रोड़ा बनता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की टिप्पणी होती है। और वैसे ही इस बिल में भी आपको देखने को मिला कि मोदी सरकार ने जो पिछले 11 बिल है अपनी उनका बहुमत अच्छा था जिस कारण वह बिल पास हो गए। पहला ऐसा मौका है कि जहां पर कहीं ना कहीं इस बिल को रोक दिया गया है और अब इस बिल का धीरे धीरे विरोध होना लाजमी है। सोशल मीडिया पर उसके परिणाम सड़कों पर भी परिणाम देखने को मिलेंगे और आगे भविष्य में जहां भी चुनाव होंगे विपक्ष की भूमिका पर सरकार हमेशा सवाल करेगी और कहीं ना कहीं यह एक काला दाग है जो विपक्ष पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
बिल्कुल, देखिए हम कुछ वजह भी बता रहे हैं कि आखिरकार किस पार्टी की तरफ से क्या कुछ कह करके इसका विरोध किया गया है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कांग्रेस ने क्यों इसका विरोध किया। सीमांकन प्रक्रिया से नुकसान होने का डर है। समाजवादी पार्टी इसमें मुस्लिम महिला आरक्षण की डिमांड रख रही थी। डीएमके का कहना था कि उत्तर की तुलना में दक्षिण की सीटें कम होने का नैरेटिव है। टीएमसी कह रही है कि महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार मुस्लिम महिला आरक्षण की डिमांड करना, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन मांगा जाना, ये किस तरीके से सही साबित हो सकता है? बात महिलाओं की थी, अब उसमें हिंदू या मुस्लिम जोड़ना क्या जरूरी था समाजवादी पार्टी को इस बिल को लटकाने के लिए? जी, वो यही चीजें देखी गई हैं। और जहां विपक्ष अब बात कर रहा है कि दक्षिण में जो जनसंख्या पर नियंत्रण पाया गया है और कहीं ना कहीं इसका परिसीमन होने के बाद जनसंख्या, जिन लोगों ने जनसंख्या पर काबू पाया, उन्हें नुकसान होता। अब यह तो बहाने हैं जो आप आमतौर पर, क्योंकि सरकार का जो विरोध कर रहे हैं और बिल का विरोध कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ वैसे बहाने चाहिए। और लोगों को भी यह समझ में आने लगे कि अब विपक्ष की भूमिका कहीं ना कहीं इसमें संदेह है, कि सरकार एक अच्छा बिल ला रही थी। और पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब भी वो महिला आरक्षण की बात करती थी, लेकिन अब जब वो विपक्ष में है, अगर वो बात करती थी, अगर इस बार वो सपोर्ट करती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इसका लाभ होता। लेकिन अब यह तो सिर्फ मुद्दे से भटकाने की बात हो गई कि उसमें हिंदू, मुस्लिम, कल के दिन वो SC ST या OBC का भी जिक्र कर दे। लेकिन जहां पर सिर्फ साफ और सिर्फ बात थी कि 33% महिलाएं सदन में, लोकसभा सदन में पहुंचती, और अगर 856 सीटें होती तो कहीं ना कहीं 273 से लेकर 283 महिला सांसद पहुंचती, और जिससे साफ तौर है कि महिलाओं का ही लाभ होता। अब बिल्कुल, इसका एक ऐसी बातें कही जा रही हैं जिसका दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है कि उत्तर में सीटें ज्यादा हो जाएंगी, दक्षिण में सीटें कम हो जाएंगी। क्या आगे आने वाले वक्त में ये बिल पास नहीं होंगे? सबसे पहले तो इन विपक्षी पार्टियों से यही सवाल पूछा जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब दूसरी खबर का रुख करेंगे। सीएम योगी बंगाल के दौरे पर है। दीदी के गढ़ में सीएम योगी की हुंकार सुनने को मिली है। बंगाल में बनेगी डबल इंजन की सरकार, जो उनकी तरफ से कहा गया। कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में उनकी तरफ से सभा को संबोधित किया गया है। बांकुड़ा में शाम 4 बजे के बाद योगी की रैली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल योगी का ये दौरा रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है, जिसमें वो उत्तर से दक्षिण तक फैले 3 जिलों में लगातार कार्यक्रमों के जरिए चुनावी माहौल को धार दे चुके हैं और कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में प्रचार भी कर चुके हैं। शाम में 4 बजे बांकुड़ा में चुनावी जनसभा और रोड शो है। उसके बाद प्रत्याशियों के लिए प्रचार भी करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभाओं में भीड़ उमड़ रही है और इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है। सभा स्थलों पर हालात ऐसे बन रहे हैं कि लोगों में मुख्यमंत्री की एक झलक पाने की जबरदस्त उत्सुकता दिखाई दे रही है। कई जगहों पर भीड़ इतनी अधिक हो रही है कि पैर रखने तक की जगह नहीं बची है और ये नजारा न केवल स्थानीय स्तर पर बीजेपी के बढ़ते जनाधार की ओर इशारा करता है, बल्कि कार्यकर्ताओं के मनोबल को भी नई ऊर्जा दे रहा है। तो ममता सरकार पर लगातार हमलावर भी हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने बंगाल में कहा कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार यहां पर भी बनेगी। ममता ने बंगाल को आतंक का अड्डा बनाया, ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि बंगाल में माफिया राज और भ्रष्टाचार बीजेपी के आने से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। कूच बिहार पश्चिम बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद बांकुड़ा में एक रैली। माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश, पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। विकास के खारे तब पड़े हैं। मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और हमारे साथ यूपी ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जुड़ गए हैं। सुशील, क्या वही जादू हम देख पाएंगे जो राजस्थान में और दिल्ली में चला था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का? पश्चिम बंगाल में भी वही जादू चलेगा?
मीनाक्षी, इस वक्त कूच बिहार और जलपाईगुड़ी में 2 जनसभाएं उनकी आज यहाँ पर हुई हैं, तो इसमें बहुत भीड़ थी, यहाँ तक कि पैर रखने की जगह नहीं थी, लोग छतों में खड़े थे और सब योगी जी को देखने सुनने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि बहुत क्रेज है योगी जी का। क्योंकि योगी जी लगातार वहाँ पर जिस तरह रैलीज को तमाम जो संबोधन कर रहे हैं, वो संबोधन सुनने के लिए लोग पहुँच रहे हैं लोग। तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया कि हम लोगों ने किस तरह उत्तर प्रदेश को ठीक किया। 9 साल पहले उत्तर प्रदेश में जंगल राज था या कर्फ्यू लगता था, वो खत्म हो गया है, और जो माफिया गुंडे और तमाम जो मौलाना उल्टा सीधा बयान देते थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है। यहाँ तक कि हमने बुलडोजर कार्रवाई की माफियाओं के ऊपर। और इस वक्त अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी इस तरह के जो माफिया गुंडे मौलाना जो आज बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, जंगल राज कायम है, वो सड़कों पे झाड़ू लगाएंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। डबल इंजन की सरकार बनाइए और बंगाल को आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा रामकृष्ण परमहंस जैसे सन्यासी बंगाल में हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे वो यहाँ पर हुए, और तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां पर हुई। सांस्कृतिक नगरी है ये। इस सांस्कृतिक नगरी में जो उसका सांस्कृतिक नगरी, उसकी जो विरासत है, उससे कहीं न कहीं बंगाल में ख़त्म कर दिया गया, उसको हम फिर से पुनर्जीवित करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो किसान है, किसान का आलू आज की डेट में 1 से 1.5 रुपए किलो बिक रहा है वो, और उत्तर प्रदेश में 15 से 16 रुपए किलो बिक रहा है। किसान पलायन कर रहे हैं, और यहाँ पर जो बांटने का काम हो रहा है, कहीं ना कहीं बांटने का काम हो रहा है, हिंदुओं को बांटा जा रहा है, वो हम बांटने नहीं देंगे। और जो गाय का काटने का काम हो रहा है, उसे कटने नहीं देंगे। और जो तमाम जो घुसपैठिए हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा, कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो टीएमसी है, ये समाजवादी पार्टी के दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, और साथ में कांग्रेस भी। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में राम मंदिर नहीं बनने दिया। जब हमारी सरकार आई तो हमने राम मंदिर बनाया, और वहां पर भगवान राम का जो एक पुरानी परंपरा, पुराना इतिहास था, उसे कायम किया। तो ऐसे में ये लोग विकास नहीं चाहते हैं। और बांकुरा में 4 बजे उनका एक रोड शो होना है। बांकुरा एक जंगल राज का हिस्सा है, वहाँ बहुत ही गुंडे माफिया हैं, उसी में रोड शो करने जा रहे हैं आज 4-4:15 बजे सीएम योगी। तो ऐसे में साफ एक संदेश दे रहे हैं कि इन गुंडों बदमाशों की कोई बीजेपी को परवाह नहीं है। इन गुंडों बदमाशों को खत्म करके जो बिहार को पूरे देश में एक मुख्य धारा में लाएंगे, विकास के रास्ते पर लाएंगे। और जो ममता दीदी पे निशाना साधा है कि इन गुंडों माफियाओं को शरण दे रही है, तो ये मीनाक्षी जरा ये बताइएगा कि अभी अगर हम समीकरण की बात करें तो समीकरण तो ऐसे नजर नहीं आते हैं। अगर कुछ 90 या 95 सीट्स हैं जिस पर मुस्लिमों का प्रभाव नजर आता है, तो बाकी तमाम सीट्स ऐसी हैं जहां पर हिंदुओं का प्रभाव नजर आता है। उन तमाम हिंदुओं को जोड़ करके वापस से बीजेपी के लिए वो वोट करवा पाएंगे, क्योंकि 2021 में जो समीकरण बने थे वो ये कह रहे थे कि लगभग 50% हिंदुओं ने वोट किया बीजेपी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे हिंदुओं ने ममता बनर्जी के लिए वोट किया था। अगर उन्हें जोड़ा जाए तब जाकर के बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी, वरना जो किंग मेकर है वो एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार वहां पर लेकर के आएंगे। एक छोटा सा जवाब। बिल्कुल मीनाक्षी, अगर बात की जाए तो काफ़ी जो काम कर रही है, तमाम जो उनका मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसमें महिलाओं को 3000 रुपये, जो और भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको अच्छा खासा एक पैकेज दिया गया है, और बसों में यात्राएं मुफ्त रहेंगी। और जो सबसे बड़ी बात है, जो आज बिल, जो आरक्षण के, महिलाओं का आरक्षण का बिल जो उसके विरोध में कांग्रेस और तमाम पार्टियां खड़ी थी, उसका भी जिक्र किए कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। तो ये पूरा जो अगर देखा जाए, सिनेरियो देखा जाए, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ के मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं, वो भी समीकरण बीजेपी वहां पर बैठाने की कोशिशें पूरी तरीके से करते हुए नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब आपको बताते हैं कि कॉर्पोरेट जिहाद केस में निदा की तलाश की जा रही है। नासिक टीसीएस मामले में निदा की तलाश तेज हो गई है। पुलिस ने निदा के पति से 5 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ में निदा के पति ने बड़ा खुलासा किया है। पति ने आरोपी निदा के प्रेग्नेंट होने की भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि टीसीएस की एचआर निदा खान, जो कि महिला कर्मचारियों को धर्मांतरण के लिए, इस्लाम कबूल करने के लिए जबरन उन पर प्रभाव डालती थी, अलग अलग तरीकों से उन्हें प्रभावित करती थी, प्रताड़ित करती थी, महिला कर्मचारियों को नमाज पढ़ने, कलमा पढ़ने के लिए मजबूर करती थी। उसकी तलाश तेज हो गई है। निदा खान काफी समय से महिला कर्मचारियों को टारगेट कर रही थी और महिला कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप भी लगाए हैं। निदा के कई सारे कनेक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आतंकी शाहीन से निदा के संबंध थे। निदा और शाहीन नासिक में साथ नहीं। शाहीन शायद जैश ए मोहम्मद से उसके तार जुड़े हुए थे और शाहीन दिल्ली धमाकों के आरोप में जेल में बंद है। व्हाट्सएप चैट से आतंकी कनेक्शन के सबूत मिले हैं। निदा खान कौन है, जरा वो जान लीजिए। नासिक के टीसीएस ऑफिस में एचआर के रूप में कार्य करती थी। एचआर की आड़ में महिला कर्मचारियों को ब्रेन वॉश करती थी और धर्म परिवर्तन के लिए महिला कर्मचारियों को उकसाती थी।
और अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस पूरे मामले में। वहीं पुलिस की गिरफ्त में महिला ऑपरेशंस मैनेजर भी है और मुख्य आरोपी निदा खान अभी फरार है। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या इस पूरे मामले में कोई जानकारी और हाथ लगी है? निदा क्या पुलिस के हत्थे चढ़ पाएगी? देखिए, इस मामले में 2-3 अपडेट अब हुए हैं। पहला अपडेट जो निदा खान के जो पति है उसकी तरफ से है। सबसे बड़ी बात यह है कि निदा खान के पति ने जो जानकारियां पुलिस को दी वो गलत दी थी। निदा खान के पति ने पुलिस को बताया था कि निदा खान अपने एक रिश्तेदार के घर गई हुई है। जब पुलिस उस रिश्तेदार के घर पर पहुंची तो वहां पर ताला लगा हुआ था और रिश्तेदार और निदा खान का फ़ोन स्विच ऑफ था। पहली गलत जानकारी ये दी गई निदा खान के पति के द्वारा। ये अब शक के दायरे में निदा खान के पति भी आ चुके हैं। इसके अलावा निदा खान जो कि को लेकर एक अपडेट ये है कि निदा खान प्रेग्नेंट है। 1 से 1.5 महीने की वो प्रेग्नेंट है और जो बामसम एक छोटा सा अस्पताल है वहाँ पर वो अपना इलाज कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये मामला धर्मांतरण वाला जो मामला था TCS में, जो धर्मांतरण का जो मामला सामने आया था, जब ये केस दर्ज हुआ था उसके बाद भी निदा खान लगातार इस जो छोटे सा जो क्लिनिक या अस्पताल कहा जाए बामसम, यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचती रही थी। लेकिन उसमें भी एक बड़ी बात यह है कि निदा खान ने डॉक्टर से 3 से 4 हफ्ते का मेडिकल रेस्ट के लिए एक जो लेटर बनाने की बात कही थी। लेकिन चूंकि निदा खान के जो मेडिकल जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मल थी, इसीलिए जो डॉक्टर्स ने उसका 1 से 1.5 हफ्ते का ही बेड रेस्ट जो है वो का जो लेटर बनाया था। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस लेटर का उपयोग डॉक्टर्स ने ये आशंका जताई है कि इस लेटर का उपयोग निदा खान जमानत लेने के लिए इस्तेमाल कर सकती है, ऐसा उनको लग रहा है। लेकिन जब सच ये है कि निदा खान अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बहुत धन्यवाद रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। एक और खबर आ रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस महिला विरोधी है, ये भी कहा गया है बीजेपी की तरफ से। दरअसल कल जिस तरीके से बिल को लटकाया गया है, बिल पास नहीं हो पाया, उसके बाद दिल्ली में भी ये प्रदर्शन चल रहे हैं और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। बीजेपी की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का ये धरना बोल प्रदर्शन चल रहा है, जहां कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी करार दिया गया है बीजेपी की तरफ से। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर ही इस प्रदर्शन को बुलाया गया था। एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उतरे हैं। नारी शक्ति का स्वाभिमान जो कि खंड खंड किया गया विपक्ष की तरफ से, ऐसे तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। पीछे चलते जाइए, महिलाएं अपने हक के लिए तरस रही हैं। मेरा सभी बहनों से हमारे और ये पोस्टर भी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें राहुल गांधी को वांटेड करार दिया गया है। नारी सशक्तिकरण पर दोहरी राजनीति, राहुल गांधी का नाम उसमें शामिल किया गया है और वांटेड भी करार दिया गया है। हालांकि राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए थे कि उनकी बहन ने वो सब कुछ कर दिखाया जो वो पिछले कई सालों में नहीं कर पाए, और उनका सीधा सा इशारा इस तरफ था कि उन्होंने बीजेपी की बखिया उधेड़ करके रख दी है। लेकिन सच ये है कि विपक्ष ने जिस तरीके से हाथ खींचे इस बिल से, उसके बाद विपक्ष को लेकर के खासी नाराजगी लोगों में तो देखने को मिल ही रही है। दूसरी तरफ एनडीए सांसद प्रेजेंटेशन या नुमाइंदगी या आरक्षण देना चाहते थे, अपोजिशन के साथ, कांग्रेस के नेताओं के साथ बातचीत हो गई थी और जो बिल लाया गया था उस पर अपोजिशन की तरफ से सहमति व्यक्त की गई थी। लेकिन उनको ऐसा लगा कि यदि देश की महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में श्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया और वे सफल हो गए, तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता पहले ही महिलाओं में बहुत ज़्यादा है और वो लोकप्रियता बहुत बढ़ जाएगी। देश भर की महिलाओं में बहुत गुस्सा है, राहुल गांधी के व्यवहार को लेकर गुस्सा है। अपोजिशन ने जिस तरह से इस बिल को पास नहीं होने दिया और लंबे समय से महिलाओं की ये मांग चली आ रही थी कि अब देश की चाहे लोकसभा हो चाहे हमारी विधानसभाएं हो, उनमें महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
देखिए, ये आप देख रहे हैं जिस तरीके से, जिस संख्या में महिलाएं आ रही हैं, हर वर्ग की महिलाएं आपको अपना रोष और गुस्सा दिखा रही हैं। जो कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा था, उसको राहुल गांधी ने कल रात्रि पार्लियामेंट में दिखाया है। महिलाओं का हक ना देके उन्होंने महिला आरक्षण को नहीं रोका है, उन्होंने अपनी राजनीति को रोका है, अपनी राजनीति के ऊपर फुल स्टॉप किया। और ये गुस्सा लगातार जारी रहेगा, ये गुस्सा लगातार नीचे तक जाएगा। ये यहाँ पे लड़ाई रुकने नहीं जा रही है, ये लड़ाई निरंतर आगे बढ़ेगी और इसकी सजा राहुल गांधी को भुगतनी पड़ेगी राजनीतिक तौर पे। वो राजनीतिक तौर पे आने वाले वक्त में जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के हक को रोका है। तमाम प्रतिक्रियाएं नेताओं के सामने आ रही है। कांग्रेस महिला विरोधी पार्टी है, ये तमाम आरोप अब कांग्रेस पर लगते हुए, जहां बीजेपी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस की सामंतवादी सोच का खुलासा हुआ है। बीजेपी की तरफ से ये तक कह दिया गया है। तमाम महिलाएं पोस्टर हाथों में लेकर के पहुंची हुई हैं, इस प्रदर्शन में शामिल हुई हैं। ये महिलाओं का ही प्रदर्शन है। आपको इस पूरे प्रदर्शन में सिर्फ और सिर्फ महिला ही सामने नजर आएंगी। कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो दिख गया है। ये तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। आरोप महिला अधिकारों के मुद्दे पर भ्रम फैलाना और आखिरी बार देखा गया तीर चलाते हुए देखा गया था। ये राहुल गांधी को लेकर के एक पोस्टर जारी किया गया बीजेपी की तरफ से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।